अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जानते ही होंगे कि ये मुशाहिदे की बात है कि किसी भी जिस्म को ज़मीन पर स्लाइड करने से ज़्यादा उसको रोल करना आसान होता है। ये एक घुमाव के सबब होने वाली रगड़ यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से होता है। यही वजह है कि पहले लोग गाड़ियों में गोल पहिए इस्तेमाल करते थे। अब जदीद अशिया में व्हील और शाफ्ट के दरमियान मौजूद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉल बेरिंग की मदद से यानी कि बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हुए रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दिया गया है। सर, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के दरमियान किस तरह फर्क कर सकते हैं? सर, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में किसी चीज को जमीन पे घसीटा जाता है और ये जमीन से ताल्लुक की वजह से हरकत करती रहती है। चीज की सतह का वो निचला हिस्सा जो जमीन के साथ घसीटता है रिगड़ पैदा करता है, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में किसी सतह के साथ किसी गोल शय का घूमते रहना बरकरार रहता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सना। रोलिंग फ्रिक्शन उस वक्त पैदा होती है जब कोई गोल शय जैसे कि गेंद या टायर किसी हमवार सतह पर घूमते हैं। इस रगड़ का सबब किसी चीज की शक्ल में तब्दीली या सतह में तब्दीली या दोनों हो सकती हैं। इसमें शय या टायर के नस्ब कतर, आगे बढ़ने की रफ्तार और सतहों के दरमियान मौजूद माइक्रो स्लाइडिंग भी शामिल है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि डायनामिक्स से है। हम एक रोलर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक सरफेस पे इसको रोल करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या निकलती है। जब कोई जिस्म या साइडर किसी सतह पर घूमता है तो उनकी सतहों के माबैन रगड़ की कुव्वत पैदा होती है। इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। एक बहुत ही मामूली सी ताकत किसी ऐसे ब्लॉक को धकेलने के लिए लगाई जाती है जो रोलर्स के ऊपर रखा हुआ हो। रोलिंग फ्रिक्शन की एक बहुत ही आम सी मिसाल गाड़ी के पहियों का सड़क पर चलना है। जब कोई पहिया किसी सतह पर घूमता है तो पहिए की सतह और वो सतह जिस पर यह घूमता है दोनों में मामूली सा बदलाव पैदा होता है। यकसा घुमाव में एक रुकावट उनकी डिफॉर्मेशन के सबब पैदा होती है। इस रुकावट को रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। मैंने पढ़ा है कि किसी रोलर की रुकावट पैदा करने वाली कुव्वत उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है जिससे रोलर ने इब्तिदा में हरकत करना शुरू की थी, और टायर में घुमाव वाली रगड़ इसके अज्जा की लचक और टायर की सतह से छूने वाले मकाम से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल ठीक सुना। इसी दबाव पर चौड़े टायर कम लचक रखते हैं जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। यही वजह है कि नरम रबड़ के चौड़े टायर रोड ग्रिप के लिए बेहतर है। सर, बहुत ज़्यादा वजन को ज़मीन पर हरकत देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसे किसी रोलर पर रख दिया जाए तो वो आसानी से हरकत कर सकता है। जी हाँ, कई मामलात में हमें दो सरकने वाली सतहों के माबैन रगड़ को कम करने की ज़रूरत पेश आती है। किसी बहुत भारी वजन को ज़मीन पर हरकत देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसे किसी रोलर पर रख दिया जाए तो वो बाआसानी हरकत कर सकता है। रोलर्स और बॉल बेरिंग अमूमन दो सरकने वाली सतहों के दरमियान मौजूद रगड़ को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साइकिल के दो पहिए। जी हाँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा है कि बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर देते हैं, जो मशीनों को ख़राब होने से बचाता है और इसके साथ इसकी कुव्वत की भी बचत करता है। सतहों के दरमियान तेल डालना और दबाव वाली हवा का इस्तेमाल करना कुछ दीगर तरीके हैं जो रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी ठोस और माया के दरमियान मौजूद रगड़ ठोस सतहों के दरमियान पाई जाने वाली रगड़ से कम होती है। किसी ठोस और हवाई कुशन के दरमियान मौजूद रगड़ किसी और सतह पर कदरे कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन यानी घुमाव वाली रगड़ पहियों या टायरों और ज़मीन की नोयत पर बहुत ज़्यादा मुनहसर होती है। यही वजह है कि रबर की बनिस्बत स्टील बहुत ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन रखता है। रेत कंक्रीट से ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन रखती है। आमतौर पर गेंदों और टायरों के लिए कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होती है। जी हाँ, रगड़ को चिकनाई जैसे कि तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट पाउडर की मदद से कम किया जा सकता है। हरकत करने वाले हिस्सों के दरमियान चिकनाहट वाली चीज़ें एक बारीक सी तह पैदा करती हैं और सतहों पर मौजूद बारीक मसामों और गैप को पूरा कर देती हैं। ये सतहों को हमवार बनाती है और रगड़ को कम कर देती है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि एक होवरक्राफ्ट एक नाहमवार ज़मीन, दलदल और समंदर पर सफ़र कर रहा था। क्योंकि हरकत करने वाली शय दीगर ठोस सतहों से नहीं छूती, लिहाजा रगड़ की मिकदार कम हो जाती है। जी, आपने ठीक कहा उवैस। कई अशिया जो पानी, ज़मीन या हवा पे हरकत करती हैं, इनकी शक्ल ऐसी तर्ज पे बनाई जाती है कि अशिया और इसके मीडियम में जिसमें वो हरकत करते हैं रगड़ कम से कम हो जाए, जैसे कि हवाई जहाज़, कश्तियाँ और कागजी रॉकेट।
स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं और आगाज करने से पहले अपने अपरेटस का जायजा लेंगे जो कि हमारे इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन वुडन सरफेस मौजूद है जिसके कॉर्नर पे एक आजादाना घूमने वाली पुली लगी हुई है। फिर हमारे पास रोलर है, रोलर के बाद हमारे पास पैन है, पैन के साथ साथ हमारे पास एक गैर लचकदार स्ट्रिंग मौजूद है या आप उसको धागा भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें वेट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ग्राम्स के वेट्स मौजूद हैं और सीजर हमें थ्रेड को कट करने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। और सबसे अहम चीज जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रिकॉशन फॉलो करनी होगी कि सना हमें जो सरफेस है उसका लेवल चेक करना होगा कि आया हमारी जो सरफेस है वुडन सरफेस वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें स्प्रिट लेवल की मदद लेनी पड़ेगी। अवैस आप मुझे स्प्रिट लेवल उठा के दीजिएगा। जी सना, आप मेरी मदद कीजिएगा। ये स्प्रिट लेवल सरफेस के ऊपर रखिए, बिल्कुल बीच में। हाँ, इस तरह नहीं, इस तरह। अगर लेवलिंग बबल दरमियान में है तो इसका मतलब यह है कि आपकी वुडन सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हमारे वुडन सरफेस पे कोई भी एरर नहीं है। अगर हमारा बबल जो है लेवलिंग बबल वो लेफ्ट पे या राइट पे होता तो हम इसको पहले बैलेंस करते, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करते। अच्छा, अब हम इसको हटा देते हैं। सना, मुझे आपकी मदद थोड़ी और चाहिए। आप पेन की जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से इसका वजन नापिए। आइए, पेन को उसके ऊपर रखिए। जी, क्या आ रहा है इसका वेट? 8.5। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसकी जो रीडिंग है वो हमारे पास 8.5 ग्राम्स आ रही है। जी, तो अवैस मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस तरह असद ने पिछले प्रैक्टिकल में इस पेन को इस धागे की मदद से बांधा था, यही प्रोसेस अब आप करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि आप जब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको अपने इस वुडन सरफेस को किसी कपड़े या डस्टर से साफ करना होगा। असद, मुझे डस्टर दीजिएगा। लाइए सना, प्लीज इसको क्लीन कीजिए। थैंक यू। अवैस, आपने बांध दिया? गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और इसके एक सिरे को इस तरह कट कर देंगे। अवैस, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि असद ने पिछले प्रैक्टिकल में किस तरीके से एक वुडन ब्लॉक पे इसको बांधा था। ठीक वही प्रोसेस है कि एक रोलर में वैसा ही एक हुक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस धागे को हम रोलर के हुक में इस तरीके से बांधेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में वुडन ब्लॉक के हुक में स्ट्रिंग को बांधा था। अवैस, मैं चाहता हूं कि ये प्रैक्टिकल करने में आप मेरी मदद करें, प्लीज। स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से गुजारते हुए पैन को नीचे लटका देंगे। रोलर को हमने वुडन सरफेस के एक कॉर्नर में रख दिया है और स्ट्रिंग की मदद से पैन को पुली के ऊपर से गुजारते हुए दूसरी तरफ लटका दिया है। अब हम पैन में एक एक करके 1 ग्राम या 2 ग्राम के वेट डालेंगे ताकि हमें इसकी रीडिंग का अंदाजा हो सके। अवैस, वेट बॉक्स को खोलिए और 1 या 2 ग्राम के वेट को पैन में ऐड कीजिए। गुड, एक्सलेंट। हमारे पास वेट प्लेस इन पैन 2 ग्राम्स आया। अब 2 ग्राम्स को हम कन्वर्जन करेंगे, यानी कि न्यूटन्स में लाने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यूटन्स आ जाएगा 0.02 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 है हमारे पास, जो कि कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मास ऑफ द पेन जो हमने निकाला था, सना आपको याद होगा 8.5 ग्राम्स आपने निकाला था, जिसको हमने
کنورژن کرنا ہے کس میں؟ کلو گرام میں. 8.5 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 1000 سے تاکہ یہ ہمیں کلو گرام میں اس کی ویلیو پتا لگ جائے. 0.0085 کلو گرام ہمارے پاس ماس آف دا پین، جو ہم نے پین کا وزن کیا تھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس M1G بنانے کے لیے ہمیں ویٹ آف دا پین، اس کو ہمیں از اکول ٹو کرنا ہوگا M1G. 0.0085 جو کہ ہم نے کلو گرام میں لیا تھا، اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 10 سے، یعنی کہ گریوٹی کی ویلیو سے. تو ہمارے پاس نیوٹن میں اس کو کنورٹ ہو جائے گا 0.085 نیوٹن، یعنی کہ ہمارے پاس اس وقت M1G کی ویلیو 0.085 نیوٹن آ گئی ہے. لمیٹنگ فرکشن، ٹوٹل ویٹ M1G کو پلس کریں گے M2G سے. کس طرح؟ M1G ہمارے پاس ہے 0.085، اس کو پلس کرتے ہیں ہم جو ہم نے پین میں رکھے ہوئے ویٹ کی ویلیو نکالی تھی کنورژن کے بعد 0.02 نیوٹن. اب دونوں کو جب ہم پلس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر جو آئے گا، یعنی کہ جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی 0.105 نیوٹن. تو آپ نے دیکھا اویس ہم نے بڑی آسانی سے فارمولاز کو پٹ کیا اور ایک ویلیو نکال لی اور ہمارا آنسر 0.105 نیوٹن آ گیا. اویس اپنی جگہ پہ آئیے واپس. تھینک یو. اویس آپ نے آج پریکٹیکل میں لمیٹنگ فرکشن کی ویلیو نیوٹن میں کیا نکالی؟ سر ہم نے ریڈنگ نوٹ کر لی ہے اور لمیٹنگ فرکشن کی ایوریج ویلیو 0.105 نیوٹن آئی ہے. اسٹوڈینٹس آج ہم نے اپنا پریکٹیکل مکمل کیا اور ان دا لاسٹ ہم نے لمیٹنگ فرکشن کی جو ویلیو ہے نیوٹن میں نکالی جو ہمارے پاس 0.105 آئی تھی. اسٹوڈینٹس کیا آپ مجھے سطحوں کے متعلقہ حرکتوں کے حوالے سے رگڑ کو کم کرنے کے طریقے بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں سر، بال بیرنگ سلائڈنگ فریکشن کو رولنگ فریکشن میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ مشین کے خراب ہونے کو کم کرتے ہیں اور قوت کی بچت کرتے ہیں. ہم درج ذیل طریقوں سے استعمال کر کے بھی رگڑ کو کم کر سکتے ہیں. سطحوں کے درمیان چکنائی استعمال کر کے، سرکنے والے حصوں کو گھومنے والے میں تبدیل کر کے، سطحوں کو ہموار بنا کے. سب سے پہلے ہم نے اسپرنگ بیلنس استعمال کرتے ہوئے رولر اور پین کا وزن نکالا. اس کے بعد ہم نے رولر کے ہک اور پین کو ایک غیر لچکدار دھاگے کے سروں سے باندھا. پھر ایک آزادانہ گھومنے والی پلی کو ہارزونٹل سطح کے کنارے سے جوڑا اور دھاگے کو اس کے اوپر سے گزارا. اس کے بعد ہم نے پین میں کچھ وزن رکھا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے 1 یا 2 گرام کے مزید ویٹس کا اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ رولر نے ہلکے ہلکے حرکت کرنی شروع کر دی. ہم نے پین میں موجود مجموعی وزن M2G نوٹ کیا. اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس ایکسپیریمنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اگلے ایکسپیریمنٹ میں ہم گریوٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ایٹوڈ کی مشین کے ذریعے اس کی ویلیو نکالیں گے. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.